नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों आज है आपका 8 जुलाई 2024 और आज जो है आपका CHSL का एग्ज़ाम था। थर्ड शिफ्ट की एग्ज़ाम समाप्त हो गई। थर्ड शिफ्ट के एग्ज़ाम में जीके जीएस के सेक्शन से जो भी प्रश्न पूछे गए सभी 100% ओरिजिनल प्रश्नों के साथ साथ इम्पोर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट लेकर के आ गया हूँ। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि मैं जो एक्स्ट्रा फैक्ट दूंगा ये आपको कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर नज़र आती है और आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये क्लास। देखिए कौन कौन सा प्रश्न पूछा गया था। साथ ही अगर आपको हमारी ये कंटेंट चाहिए जो ई बुक है जहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन आपके इस एग्ज़ाम में किया, ये 4 एग्ज़ाम झेला है एसएससी का जो है 2024 में, चारों एग्ज़ाम में अपना कर्तव्य दिखा चुका है। ये मैं नहीं कहते, आप ही तमाम स्टूडेंट कहते हैं और जब क्वेश्चन मैं एनालाइज कराता हूँ तब लगता है कि वाह क्या बात है। तो आप लोग ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया गया है या फिर ये मोबाइल नंबर है, इस पर आप जो है व्हाट्सअप मैसेज करके प्राप्त कर सकते हैं। ये कंटेंट को जो है किसी पेड से आप कम ना समझें, है ना। अभी मेरे पास एप्लीकेशन नहीं है, अभी मैं ऐसे ही, और वैसे भी मैं आपको बोला हूँ कि फ्री में ही पढ़ाऊँगा। जब भी एप्लीकेशन भी हो जाएगा फिर भी सिर्फ कंटेंट का जो दाम है ऐसे ही एक छोटा सा फी लिया जाएगा। बस जो खर्च हमारी होती है इसके ऊपर जो आदमी इंगेज होता है बस उतना चलना चाहिए, बाद बाकी रोज़गार तो हमें दिया ही है ऊपर वाले ने। चलिए पहला है, किस शास्त्रीय नृत्य से एक हार्य शब्द का जुड़ाव है या जुड़ा हुआ है। ये सब बता दिए हैं, सब अपने टॉपिक वाइज में आप जाके देखिएगा, नृत्य सेक्शन में सब आपको मिल जाएगा। तो ये भरतनाट्यम हो जाएंगे। आने वाले समय में अगर और बात करेंगे कि कौन कौन से चीज़ किस किस शास्त्रीय नृत्य से जुड़े हुए हैं। देखिए शास्त्रीय नृत्य को पढ़ लेना बहुत अच्छा, मतलब बहुत बड़ा जो है समुद्र नहीं है, मात्र साथ ही है। अगर इसको आप अच्छे से एक दिन पढ़ लें तो आने वाले जितने भी आप एग्ज़ाम देंगे सब में 2 नंबर शायद आपका फिक्स हो सकता है। बहुत सारे कुलवे बताए हम जो कैसे आपको याद रखना है इनके कैरेक्टर को, किस किस नृत्य में किस भावगात कौन कौन से भाव आते हैं उसका भी ट्रिक बताए हैं कि मणिपुरी एकमात्र है जिसमें दोनों आते हैं, लास्य और तांडव, बाद बाकी साउथ के 3 आते हैं, है ना। ये सब बता चुके हैं, तो आप ध्यान से सुनेंगे, देखेंगे, रिवाइज करेंगे कंटेंट को, तभी समझ में आएगा, है ना। भामाकल्पम नाटिका कुचिपुड़ी नृत्य से संबंधित है, ठीक है। जोगई और चोलम मणिपुरी नृत्य से संबंधित है। अलीरप्पू जातिस्वरम शब्दम तिल्लाना सादिरट्टम अग्नि नृत्य भरतनाट्यम से संबंधित है। भरतनाट्यम से शारीरिक मुद्रा अभंग त्रिभंग संभंग भी जो है संबंधित है। साथ ही भरतनाट्यम से पंडनूर शैली, बज्जबूर शैली, है ना। ये जो शैलियाँ हैं, जो स्टाइल हैं आपका किसका, भरतनाट्यम का, है ना, इनके भी कई फॉर्म होते हैं, कई स्टाइल में किए जाते हैं और कई अलग अलग स्टाइल के अलग अलग गुरु हुए। तो इतना डिटेल डेप्थ में तो क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन फिर भी इतना चीज़ आपको ध्यान रखना चाहिए कि ये सभी के सभी शब्द जो हैं भरतनाट्यम से ही जुड़े हुए हैं, ठीक है भाई। चलते हैं हम आगे। हाँ, मणिपुरी के बारे में एक बात हमेशा बताता आऊँगा क्योंकि CGL ने पास्ट में पूछा है कि भाई मणिपुरी एक ऐसा शास्त्रीय नृत्य है 8 में से कि आपका जो है इसमें लास्य और तांडव दोनों का भाव देता है, शिव और पार्वती दोनों का भाव देता है। बाद बाकी सभी नृत्य में या तो लास्य होते हैं या तांडव होते हैं। चलते हैं आगे। मंगलाचरण, मंगलाचरण जो है ये ओडिसी नृत्य में की जाने वाली एक मतलब स्टेप है मंगलाचरण, इसे ध्यान रखेंगे। ओडिसी नृत्य का जिक्र जो है उदयगिरी का केव गुफा में मिलती है। ये भी बात आपसे डायरेक्ट पूछा जाता है कि उदयगिरी के गुफा में किस शास्त्रीय नृत्य के बारे में चर्च है, जिक्र है, ठीक है। जो ओडिसी नृत्य है इसमें भी भगवान कृष्ण या जगन्नाथ को जो है आप आराध्य मानते हो। चलिए सब मानते हैं, वो तो आराध्य हैं ही। बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट कहाँ स्थित है। बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट ये नोएडा के उत्तर प्रदेश में स्थित है। ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा लेवल से आप पूछ दिया जो जनरली नहीं पूछे जाते, ठीक है। इनके अलावा मनोहर पर्रिकर हवाई अड्डा ये गोवा में है, पहले इसका नाम मोपा था। प्रसिद्ध सन्मुखानंद हॉल, ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछे जाते हैं। सन्मुखानंद हॉल ये मुंबई के अंदर स्थित है, इसे ध्यान रखेंगे। अटल बिहारी वाजपेयी हाईटेक स्पोर्ट सेंटर है ना, हाईटेक स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर, खास करके ये विकलांग दिव्यांग जनों के लिए बनाया गया है और अपने प्रकार का ये देश में पहला है। यानी ये डिजेबल्ड पर्सन के लिए हाईटेक ट्रेनिंग सेंटर अपने प्रकार का पहला है। तो ये कहाँ पे है, ग्वालियर में है ना, इसे भी ध्यान रखेंगे। ग्वालियर पे रूप सिंह क्रिकेट स्टेडियम, ये भी पास्ट में काफ़ी पूछे जाते हैं, ये भी ध्यान रखेंगे।
तानसेन का काफ़ी लगाव है ग्वालियर से, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है मेरे भाई। इसके अलावा ग्वालियर को सिटी ऑफ म्यूजिक का दर्जा दिया था कौन? आपका यूनेस्को ने। बनारस को भी दिया है। चलते हैं आगे। किस चोल तत्कालीन स्थानीय के बारे में जानकारी ऐसा कुछ बच्चे ने अंग्रेजी में लिखा है ना। तो यहाँ पे जो है मैं असमर्थ हूँ। बाद बाकी जो चोल के जो संस्थापक हैं वो विजयालय हैं, नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध हैं। राजा जो है आंशिक रूप से करते हैं, एक राजा पूर्ण रूप से श्रीलंका पे आधिपत्य जमाते हैं। तंजावुर में जो बृहदेश्वर मंदिर है राजराज चोल ने बनवाया था। तो ये कुछ एक बातें चोल के बारे में, ठीक है। अब कोई बच्चा सोच रहा होगा कि ऐसे ही तो नहीं आप बोल दिए, रुको मैं इसका साक्ष्य ही दिखा देता हूँ यार, है ना। रुकिए, ये देखिए, जैसा कि मैंने कहा कि भाई बच्चे ने क्वेश्चन भेजा है, तो बहुत सारे लोगों को क्या लगता रहता है कि ऐसे ही कहता है। ये देखिए आपके यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चन बच्चे ने भेजा है। तो जो चोल वाला है ना, ये मुझे थोड़ा सा कम समझ में आया है। कहाँ पे लिखा है? ये पे लिखा है, ठीक है। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को जीकर, ऐसा कुछ लिखा है, ठीक है। चलते हैं आगे। अगला एक प्रश्न पूछा गया है कि एनएनपी का इस्तेमाल आप कहाँ पे करते हो। देखिए, अगर आप इकोनॉमिक्स में जो भी जीडीपी, जीएनपी, जेएनएनपी ये जो भी है, पहले उसका परिभाषा जानेंगे तभी आपको काम होगा। अगर आप चाहते हो कि मैं तुक्का मार के काम चला लूँगा तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। देखिए, एनएनपी मतलब होता है प्रति व्यक्ति आय निकालने हेतु। एनएनपी में ही जो जनसंख्या से भाग दे देते हैं ना, तो प्रति व्यक्ति आय निकल जाती है, ठीक है। तो एनएनपी का इस्तेमाल तो एक तो प्रति व्यक्ति आय निकालने में किया जा सकता है। और भी बताइएगा इसके क्या ऑप्शन थे। एनएनपी का क्या होता है कि किसी भी देश का नेट नेशनल प्रोडक्ट यानी एनएनपी एक वर्षों में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के अंतिम मौद्रिक मूल्य। अब यहाँ तक हमने पढ़ा, मतलब क्या पढ़ा? जीडीपी पढ़ा। किसी भी वस्तु के, किसी भी अर्थव्यवस्था के एक वर्ष के दौरान अंतिम उत्पाद जो होते हैं, सेवाओं या फिर वस्तुओं के अंतिम मौद्रिक मूल्य जो होते हैं, उनको क्या कहते हैं? जीडीपी कहते हैं। तो यहाँ तक जीडीपी पर है। में विदेश से आय को जोड़कर जो भी विदेशी इनकम आए उसे हमने जोड़ दिया, और इसमें से हमने मूल्यह्रास डिप्रिसिएशन को घटा दिया, तो हमारा क्या निकला भाई? एनएनपी निकला। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? देखिए, एनएनपी कहता है कि किसी भी देश के एक वित्तीय वर्ष में उस देश में सभी वस्तुएं और सेवाओं का अंतिम मौद्रिक मूल्य। तो इतना तक हमने बोला तो जीडीपी बोला। इसमें आपको जोड़ना है, जो विदेश से प्राप्त आय होती है वो जोड़ देना है, और आपको मूल्यह्रास यानी डिप्रिसिएशन को घटा देना है। तो आपका क्या निकलेगा? एनएनपी। अगर एनएनपी के सूत्र को हम देखें दूसरे शब्दों में, तो जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में से मूल्यह्रास को घटाया जा रहा है। क्योंकि जीएनपी का सूत्र हमने आपको पहले भी बताया है कि क्या होता है जीएनपी का सूत्र। तो जीएनपी का सूत्र होता है कि जीडीपी में से देशी नागरिक के द्वारा विदेशों में कमाए गए आय को जोड़ देते हैं। जीडीपी में विदेशी नागरिक के द्वारा विदेश में अगर कोई धन कमा रहा है, हमेशा मैं जॉन और आपका रामलाल का उदाहरण देता हूं कि जॉन जो है वो उड़ीसा में रह के काम कर रहा है, इंग्लैंड के रहने वाले हैं, और रामलाल उड़ीसा के रहने वाले हैं, सऊदी अरब में काम कर रहे हैं। तो रामलाल का यहाँ पे हम आय को जोड़ देंगे और जॉन को आय को घटा देते हैं, तो इसके हम क्या निकलता है? जीएनपी। तो इससे पहले हमने देखा कि भाई उसमें विदेशी आय जोड़ा जाता है, तो इतना को हम जीएनपी लिख सकते हैं। जीएनपी में से मूल्यह्रास को घटाएंगे तो फिर से एनएनपी आ जाएगा। आई होप आप गणितीय जो ये समीकरण है आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ। जो डेफिनेशन होता है उसी बेस्ड पे ये स्ट्रक्चर, ये फार्मूला तैयार होता है। जब तक आपको डेफिनेशन नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा इकोनॉमिक्स में, कुछ याद रहेगा 2-4 दिन फिर भूल जाएंगे आप, ठीक। एनडीपी का मतलब क्या होता है? शुद्ध घरेलू उत्पाद, अंग्रेजी में नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी में से जब आप मूल्यह्रास को सीधा सीधा घटाते हो, डिप्रिसिएशन को घटाते हो, तो एनडीपी निकलता है। इसी प्रकार से एक आपको पूछता है प्रयोज्य आय क्या है? प्रयोज्य आय क्या है? प्रयोज्य आय क्या है, या खर्चा करने योग्य जो इनकम है वो क्या है? तो आपका जो इनकम है, आप किसी भी स्रोत से कमाते हो, इसमें से जो आप डायरेक्ट टैक्स को घटा देते हो, तो इसे जो है आप प्रयोज्य आय कहते हो, या फिर खर्च करने योग्य इनकम कह सकते हो, ठीक।
इनके अलावा ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के कितनों सालों के बाद शीतकालीन ओलंपिक होता है, ऐसा ये बच्चा लिखा है। वैसे मेरा मानना है कि सीधे सीधे पूछा गया होगा कि शीतकालीन ओलंपिक कितने साल पे होती है या ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कितने साल पे होती है, ठीक है। खैर जो भी हो, सब बात की आंसर यहाँ मिलेगी। तो जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक होता है, जैसे अभी 2024 में आपका पेरिस में होगा, और आपको बता रखा हूँ कि शीतकालीन ओलंपिक 2026 में होगा इटली के मिलान में, है ना। तो 24 और 26 में कितने का डिफरेंस है भाई? तो 2 साल का डिफरेंस है साहब। तो 2 साल का जो है आपका डिफरेंस रहता है ना। ऐसा बनाया गया है कि 2 साल के अंतराल पे आते रहते हैं। वैसे पार्टिकुलर अगर आप शीतकालीन की बात करें या ग्रीष्मकालीन की बात करें, शीतकालीन पैरा की बात करें या ग्रीष्मकालीन पैरा की बात करें, तो ये चारों के चारों 4 वर्षों पे कराए जाते हैं, ठीक है। इनके अलावा जितने भी मेजर इवेंट है लगभग सभी खेल 4 वर्षों के अंतराल पे कराए जाते हैं, है ना, कुछ एक को छोड़कर। एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट वर्ल्ड कप 50 ओवर वाले 4 वर्षों पे कराए जाते हैं। फीफा वर्ल्ड कप 4 वर्षों पे कराए जाते हैं। एशियन गेम 4 वर्षों पे कराए जाते हैं। लेकिन आईसीसी अंडर 90 T20 वर्ल्ड कप और आईसीसी T20 वर्ल्ड कप ये 2 साल में एक बार कराए जाते हैं। हालांकि प्रथम बार स्टार्टिंग और सेकेंड के अवधि में काफ़ी गैप रहा था, ये बात भी मैं कई बार डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। लेकिन T20 जो है ये आपका अंडर 90 वाला भी और रेगुलर वाला भी 2 वर्षों पे ही अब कराए जाते हैं। 2 वर्षों वाली बात हो रही है, तो जो प्रवासी दिवस होता है ना इंडिया के अंदर, जो 9 जनवरी को मनाई जाती है प्रवासी दिवस, ये भी अब 2 वर्षों पे मनाई जाती है। ये प्रत्येक वर्ष नहीं मनाई जाती है, ये 2 वर्षों पे मनाई जाती है, इन्हें भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा पशुधन की जनगणना भी आपके एग्जाम में पूछते हैं, पहले भी बता रखा हूँ। तो पशुधन की जनगणना 5 साल में एक बार की जाती है। और जो आपका वन की सर्वेक्षण है, वन सर्वेक्षण, ये आपका जो है 2 साल में एक बारी करी जाती है ना। इनके अलावा जो है आपका आदमियों की जनगणना हमारा और आपका तो 10 साल में एक बार करी जाती है, ठीक है भाई। 2011 में बाल लिंगानुपात पूछा है 919। बाल लिंगानुपात जनगणना वाले टॉपिक वाइज वीडियो देखेंगे, वहाँ पे मिलेगा आपको। कल मैं देखिए मैं चला तो गया था, इस सेक्टर तक मैं चला गया था, शहरी ग्रामीण बता चुके थे अलग अलग लिंगानुपात, लेकिन मैं बाल लिंगानुपात नहीं बता पाया था कल, मतलब क्रैश कोर्स जैसे जो क्लास दिए थे। बहुत गिल्टी फील कर रहा हूँ अपने आप को, ठीक है, चलिए कोई नहीं। 2011 में जो है बाल लिंगानुपात 919 रहा था और 2001 में बाल लिंगानुपात जो है 927 रहा था। तो इससे क्या आपको पता चलता है, इससे क्या पता चलता है ना, वो सब जानते हैं लेकिन बोलना सही नहीं यहाँ पे। इनके अलावा जो आपका इंडिया का लिंगानुपात है अभी 943 है ओवरऑल। अर्बन सेक्टर में हमने कितना कहा था कल, 929 कहा था, और रूरल सेक्टर में 949 कहा था। देश में सबसे अधिक लिंगानुपात केरला का है, सबसे कम लिंगानुपात हरियाणा का है। केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक लिंगानुपात पुदुचेरी का है, ठीक है। अगर इंडिया में सेकेंड लिंगानुपात की बात करेगा किस राज्य में हाइयर है सेकेंड, तो तमिलनाडु का है, ध्यान रखेंगे। इस बार की सभी एसएससी एग्जाम में जनगणना से 2 क्वेश्चन तो फिक्स ही कर रखा है, एक दिन भी स्किप नहीं किया। और मैं बता दूं कि इस बार एसएससी के एग्जाम में कौन कौन से चैप्टर छोड़े हैं, है ना। नदी से क्वेश्चन नहीं आ रहा है ना। पंचवर्षीय योजना से एक ही दिन क्वेश्चन आए। बुक को ज़्यादा टारगेट नहीं किया जा रहा है, जो नवीन श्रेणी के बुक होते हैं, है ना। जो योजना राज्य सरकार की है वो नहीं पूछे जा रहे हैं। तो बहुत सारे टॉपिक को स्किप कर दिया है ना। मुझे लगता है सैलरी नहीं मिली एग्जामिनर को, इसीलिए ज़्यादा दिमाग नहीं लगा रहा है, कॉपी पेस्ट चल रही है। इसके अलावा सूर्य की सबसे नज़दीकी ग्रह पूछा है, सबसे छोटा बेटा बाप के पास बैठा है, ये लफ्ज़ भी याद है तो आराम से कर देंगे, बाद बाकी ये क्वेश्चन ही बड़ा कॉमन है, तो ये बुध हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा सौर मंडल के बारे में A to Z जानकारी मैंने आपको दे ही रखा है, कोई दिक्कत नहीं हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने आपको हमेशा बताया है कि भाई साहब अगर आपको सौर मंडल की ग्रहों का क्रम याद हो गया है ना, तो आप जो है जंग जीत गए, है ना। ग्रह का क्रम अगर याद हो गया तो आधा सौर मंडल समाप्त हो जाती है। इसमें मैंने बताया भी था कि याद आपको कैसे रखना है। फिलहाल हमें यहाँ पे मैंने बताया है कि 4 जो ग्रह है सूर्य से नज़दीक को इसे इंटरनल ग्रह कहते हैं, पार्थिव ग्रह भी कहते हैं, पार्थिव, है ना। पार्थिव मतलब पृथ्वी से संबंधित। इसके अलावा जो 4 गो दूर का है
इसे बाहरी ग्रह कहते हैं या जोवियन ग्रह कहते हैं, जोवियन ग्रह कहते हैं, या गैसीय ग्रह भी आप कह सकते हो इन चारों को जम्मा जम्मा। क्योंकि मैंने आपको बताया है कि ये जो 4 नज़दीकी है ना, यही सघन ग्रह है। सघन मतलब ठोस रूप में। जैसे पृथ्वी पे आप चलते हो तो धंस जाता है क्या? उड़ते हो आप हवा में? नहीं ना, आराम से चल पाते हो। गुरुत्वाकर्षण भी है, ठोस भी है। तो ये पृथ्वी, बाद बाकी ये सब भी ठोस अवस्था में है। लेकिन ये जो चारों महाराज हैं ये पृथ्वी के जितना ठोस नहीं है, यानी ये जो है थोड़ा सा गैसीय हालत में है ना। इनके अलावा बुध और शुक्र के पास अपना कोई भी उपग्रह नहीं है। मंगल के पास एगो उपग्रह, सॉरी 2 उपग्रह है। पृथ्वी के पास एगो उपग्रह है। कल एक बच्चा बोल रहा था जुपिटर के पास हायर उपग्रह है। देखिए जुपिटर और शनि के पास जब से ये उपग्रह का खेल होने लगा ना, एग्जाम में क्वेश्चन आना बंद हो गया कि सबसे ज़्यादा उपग्रह किसके पास है। ठीक है मेरे भाई, क्योंकि कुछ दिन तो इसके पास रहता है, कुछ खोज हो जाता है इसके पास हो जाता है, तो ये डगमगा रही है। तो अभी भी फिलहाल सैटर्न के पास सबसे ज़्यादा है। यूरेनस को हरा ग्रह कहते हैं और ये सबसे दूर वाला ग्रह है। ग्रह जो सबसे नज़दीक होगा, जो जितने नज़दीक होगा सूरज के, उतने कम समय में सूरज का चक्कर लगा लेगा। ये बात कान खोल के सुन लो, थ्योरी टाइप का हो गया। जो जितने नज़दीक रहेगा सूरज के, वो उतने कम समय में सूरज का चक्कर लगा लेगा। मैंने स्कूल जाने वाला एग्जाम्पल दिया है। लेकिन जो अपने एक्सिस पे रोटेशन है, अपने ही अक्ष पे घूमने की क्रियाकलाप है, वो सबसे फास्ट जुपिटर करता है और सबसे लेट शुक्र करता है। ये दोनों ही याद रखना है। ठीक है, एक चीज़ और याद रखना है, सूरज की परिक्रमा बुध कितने दिन में करती है? तो 88 दिन में करती है। ये डायरेक्ट दिन से पूछ देता है। एक चीज़ और याद रखना है, CO2 गैस का फॉर्मेशन और H2SO4 का लेयर यानी सल्फ्यूरिक अम्ल, ये आपका शुक्र ग्रह में मिलेगा। शुक्र ग्रह को आप येलो ग्रह कहते हो, शुक्र ग्रह को लूसीफर ग्रह कहते हो, शुक्र ग्रह को ब्राइटिंग स्टार कहते हो, ब्रिटेन स्टार। शुक्र ग्रह को जो है आपका मॉर्निंग स्टार कहते हो, शुक्र ग्रह को आप इवनिंग स्टार कहते हो, शुक्र ग्रह को आप लूसीफर ग्रह कहते हो, शुक्र ग्रह को आप पृथ्वी की बहन कहते हो, सिस्टर ऑफ अर्थ कहते हो, है ना। तो ये सब शुक्र ग्रह के बारे में है। सबसे गर्म ग्रह कहते हो, हॉटेस्ट ग्रह कहते हैं अपन, है ना। तो ये शुक्र ग्रह के बारे में। लाल ग्रह में आयरन की ऑक्साइड, है ना, फेरस की ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण इसे लाल ग्रह की संज्ञा दिया गया है, क्योंकि इसका रंग भी लाल होता है। इसी के पास सौर मंडल के सबसे 2 छोटका छोटका उपग्रह है, डिमोस और फोबोस, है ना। इन्हें ध्यान रखेंगे। जबकि सौर मंडल की सबसे बड़ी उपग्रह जो है आपका, है ना, किसके पास है? बृहस्पति के पास ज्ञानामीड। शनि का एक उपग्रह है जिसका नाम है टिटान, है ना। टिटान पूछता है। वो टाइटन अलग है भाई, इसमें भी गलती हुआ है बच्चे को। टाइटन अलग है, टिटान अलग है ना। एक टाइटन घड़ी होता है, आपने देखा होगा, उस ऐसा लिखा रहेगा तो थोड़ा सा सावधान, है ना। ये टिटान इसके हैं। कहीं कहीं लोग टाइटन भी लिख देते हैं, लेकिन ऑप्शन में फिर टिटान नहीं होना चाहिए। तो समझ में आ जाए कि शनि की बात हो रहा है। तो आपको इतना तो दिमाग डेवलप करना ही होगा। वैसे भी SSC आपके साथ ऐसे ही करता है कि भाई इनके हैं कि नहीं नॉलेज उतना। इनके अलावा ये जो सैटर्न है, इनके पीछे जो है ब्लैक रहता है, रिंग रहता है। एकमात्र ग्रह जो है रिंग रहता है। सभी ग्रह दक्षिणावर्त घूमते हैं, मतलब क्लॉकवाइज घूमते हैं। लेकिन जो शुक्र ग्रह है ना, ये एंटी क्लॉकवाइज भी घूमते हैं। इन्हें भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा चलते हैं आगे, है ना। सौर मंडल में निहार का ये सब पढ़ाई दिए हैं। पश्चिमी घाट का जो लाइन है वो मिडिल लाइन, मध्य लाइन इन्होंने बच्चा लिखा है। एक बच्चा और भी क्वेश्चन दिए उत्तरी लाइन लिखा है। अरे उत्तरी लिखो चाहे मध्य लिखो, पश्चिमी लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये वाला इमेज आपको याद होगा। ठीक है, ई बुक के हमको लगता है 10वें 11वें पेज में ही आपको मिल जाएगा। यहाँ से थोड़ी सी गुरु आप थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे काठियावाड़ी तट, कोकण तट, केनरा तट, मालाबार तट। यहाँ से अगर आप इसी बिंदु को पकड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि अपना जो है ये V शेप है और ये तमिलनाडु, है ना। तो यहाँ से पकड़ेंगे तो 2 इसको छोड़िए, 2 इसको छोड़िए, मध्य वाला का हो जाएगा केनरा तट हो जाएगा, केनरा तट हो जाएगा मध्य वाला। ये 5 को जो बिंदु है ना, वो तट को डिनोट कर ले जनरली। ठीक है, तो ये जो ये क्षेत्र, मतलब यहाँ से यहाँ तक काठियावाड़, यहाँ से यहाँ तक कोकना, यहाँ से यहाँ तक केनरा, यहाँ से यहाँ तक मालाबार। तो ये वाला केनरा तट को मध्य में अवस्थित है इस हिसाब से। तो मध्य में केनरा को मारना है। उत्तरी कहेगा तो कोकण को, उत्तरी, हाँ, कोकण को ही मारना है। दक्षिणी कहेगा तो मालाबार को मारना है। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। ठीक है भाई, एक बार और नीचे लिख दिया हूँ, वो भी देख लेना है। बाद में कि इस इमेज से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलना है ना। पूर्वी घाट को कोरोमंडल, पूर्वी तट को कोरोमंडल भी कभी कभी कहते हैं, है ना। इसके अलावा ये डेल्टा क्षेत्र दर्शा रहा है।
इसके अलावा महेंद्रगिरी की पर्वत जो उड़ीसा में है, इसको दिखाया गया है। सह्याद्री पर्वत कहते हैं पश्चिमी घाट को, ये पश्चिमी घाट की रेंज है, ये दिखाया, ये पूर्वी घाट की रेंज है। पूर्वी घाट की हाईएस्ट पीक जो है अभी जिंदगरहा हो गया है। पहले कभी जो है किताब में लिखा करता था महेंद्रगिरी, लेकिन अब नहीं, अरकू घाटी आंध्र प्रदेश में है जिंदगरहा। और पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी इलायची पहाड़ी है, ठीक है, ये बंगाल की खाड़ी है, ये अरब सागर है। यहाँ जो बंदरगाह है पश्चिमी घाट का, यहाँ जो है पूर्वी घाट का है, ठीक है। चलते हैं आगे। सभी भाग में संकीर्ण जो है, सबसे छोटकू संकीर्ण पट्टी जो है ये कोकण तट के हैं और कोकनी भाषा भी बोले जाते हैं गोवा के अंदर। मध्य भाग को कन्नड़ भाग कहते हैं, केनरा भाग है ना, केनरा बैंक भी होता है। दक्षिणी भाग को मालाबार तट कहते हैं, है ना। इनके अलावा केरल के तट को भी डायरेक्ट आप मालाबार तट कह सकते हो, ये भी क्वेश्चन पास्ट में बना हुआ है। पश्चिमी घाट को प्राकृतिक हॉट स्पॉट मानते हैं। इसकी टोटल लंबाई जो है लगभग 1600 किलोमीटर है और इसमें इसे सह्याद्री पर्वत भी कहते हैं। और सबसे हाईएस्ट पीक इलायची पहाड़ी है। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन स्थल नीलगिरी पहाड़ी होगा। रेलवे के हेड क्वार्टर से मैच करने को क्वेश्चन आया था। हेड क्वार्टर भी अपने हिसाब से पढ़ा ही दिया हूँ, जहाँ जहाँ एग्जामिनर जाएगा पहले ही मैं आपको पहुँचा दिया हूँ। बस आपसे हाथ जोड़ की निवेदन है, देखिए किसी भी डॉक्टर के पास आप जाते हो तो पहले तो मन में थोड़ा बिलीव ज़रूर रखते हो ना कि इनके दवाई से मैं ठीक हो जाऊँगा। अगर आपके मन में बिलीव है तो आधा बीमारी ठीक हो जाती है जनरली। अगर बिलीव ही नहीं है तब तो फिर लंबा खींचता है भाई। उसी प्रकार से है ना, मैं तो कोई प्रोफेशनल टीचर तो नहीं हूँ ना, मेरा कोई इंटरप्राइजेस नहीं है, ऐसा कुछ आप सुने नहीं होंगे, है ना, कि हाँ ऑफिस है, ये है, वो है, मेरा तो कुछ भी नहीं है ना। तो थोड़ा सा विश्वास कीजिए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप जिससे पढ़ते हैं उसका जो है छोड़ दीजिए, सभी अपने हिसाब से सही है पढ़ाता है, पढ़िए जहाँ भी पढ़ना है, लेकिन मेरा जो है थोड़ा रखिए ध्यान में। और मैं गारंटी के साथ, दावे के साथ ये कह सकता हूँ कि मैं जितने कम समय में जितना अच्छा और रिलायबल चीज़ पढ़ा दूँगा शायद आपको ना मिले, ठीक है मेरे भाई। तो मैं सिर्फ तुम्हें सेलेक्ट करने के लिए आया हूँ, ठीक है मेरे भाई। और एक आपको पता ही होगा, एक चल रहा है हमारा मिशन, 129 हो गए हैं और भी चाहिए मुझे, है ना। चलिए, दक्षिणी रेलवे ये चेन्नई में है। मध्य रेलवे छत्रपति शिवाजी टर्मिनस मुंबई। मैंने आज दिन में भी बताया था कि अप ट्रेन और डाउन ट्रेन की जो काउंटिंग होती है ये आपका CSMT से ही होता है, यानी छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से ही होता है। पश्चिमी रेलवे मुंबई चर्च गेट में है। मुंबई में 3 जो है रेलवे लाइन चलती है, ठीक है। एक हार्बर रेलवे लाइन चलती है, हार्बर, है ना। एक आपका सेंट्रल चलता है, सेंट्रल जो गांव खेरे जाते हैं, मतलब कल्याण स्टेशन मेन हब है सेंट्रल रेलवे का। और एक आपका वेस्टर्न जाता है जो गुजरात वाली, गुजरात दिल्ली उल्ली की गाड़ी जाती है इधर, ठीक है। तो 3 लाइन चलती है। पूर्व रेलवे कोलकाता, उत्तर रेलवे नई दिल्ली, उत्तर पूर्व रेलवे गोरखपुर, दक्षिण पूर्व रेलवे कोलकाता, पूर्वोत्तर रेलवे मालीगांव, दक्षिण मध्य रेलवे सिकंदराबाद, पूर्व मध्य रेलवे पुमरे हाजीपुर, मैं बिहार का हूँ तो पुमरे, उत्तर पश्चिम रेलवे जयपुर, पूर्व तटीय रेलवे भुवनेश्वर, ईस्ट कोस्ट रेलवे, है ना। पूमा तटरे आपने लिखा होगा, पूमा तटे, इस पर तटरे इस प्रकार से लिखा रहता है ना। मालगाड़ी पे पढ़ने में बड़ा मजा आता था, पहले समझते ही नहीं थे, सोचते थे क्या लिखा है ये, है ना। मतलब बचपन में जब 8, 9, 6 में पढ़ते होंगे। उत्तर मध्य रेलवे इलाहाबाद, दक्षिण पश्चिम रेलवे हुबली, पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर बिलासपुर, कोलकाता मेट्रो कोलकाता, दक्षिण तटीय रेलवे नवीन है विशाखापत्तनम। रेलवे में प्लेटफार्म सबसे बड़ा कहाँ का हो गया है, कर्नाटक का, है ना, कर्नाटक का, हुबली का, है ना, सितारुड्ढा का, है ना, पहले था गोरखपुर का। रन ऑफ कच्छ का फेस्टिवल किस शहर में, तो कच्छ में। कच्छ भी गुजरात में है, भुज भी गुजरात में है, पालीताना भी गुजरात में है, धौलावीरा भी गुजरात में, लोथल भी गुजरात में, रानी की बाव भी गुजरात में, बंसदा भी गुजरात में, गिर भी गुजरात में, है ना, मोटेरा स्टेडियम भी गुजरात में, पालीताना का जैन मंदिर भी, मोटेरा का सूर्य मंदिर भी, स्टैचू ऑफ यूनिटी भी, ये सारे के सारे गुजरात में है, ठीक है भाई। अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव गुजरात के अहमदाबाद शहर में मनाई जाती है, करी जाती है। पुष्कर मेला का आयोजन, जिसे ऊंट मेला भी कहते हैं, ये राजस्थान के अजमेर में होता है। और राजस्थान के अजमेर में ही, यानी पुष्कर में ही ब्रह्मा का जो है मंदिर है, जो इंडिया में एकलौता है। अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव ये राजस्थान के बीकानेर में लगती है। गंगा सागर मेला कोलकाता में लगती है। बस्तर दशहरा छत्तीसगढ़ में लगती है। माजुली महोत्सव असम में मनाया जाता है। हम्पी फिर लिखा गया, हम्पी लिखना है ना, HUMPY, हम्पी लिखना, हम्पी।
ये जो हम्पी है ये कर्नाटक में है, तो ऑब्वियसली कर्नाटक में लगेंगे। इसे विजय उत्सव कहते हैं, ये भी मैं आपने बता रखा है। भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा उड़ीसा के पुरी में लगती है, और राजस्थान में अगर जगन्नाथ यात्रा कहे तो उदयपुर में लगती है। उदयपुर सिटी इंडिया की पहला रामसर सिटी है। जगह जगह पे क्वेश्चन आपको ढूंढ रहा है। इसे झीलों का शहर कहते हैं। क्या कहते हैं? झीलों की शहर कहते हैं। इनके अलावा उदयपुर की निर्माण भी पूछा जाता है, उदय सिंह सेकेंड ने करवाया था। ठीक है, तो ये उदयपुर से भी अच्छा और भी क्वेश्चन है उदयपुर से। उदयपुर जो है ये रामसर में चिल्का झील के साथ, नहीं उदयपुर ने, वो केवला देवी था, माफ़ कीजिएगा। तो यहाँ पे जो है 3 क्वेश्चन उदयपुर से रख लीजिएगा। इनके अलावा 10 लाख से कम जनसंख्या, तो एक वो सिक्किम है, सबसे कम जनसंख्या 10 लाख नहीं जनसंख्या पूरा था, तो आपका सिक्किम आंसर हो जाएगा। इनके अलावा 3 राज्य जहाँ पे 10 करोड़ से ज़्यादा जनसंख्या रिकॉर्ड किए गए थे, आपके सामने दोनों प्रकार की बातें हैं, है ना। ये ग्राफ आपने कई सौ साल बार देखे होंगे, है ना, कई सौ साल बार, है ना। मैं ग्राफ से ही आपको जनगणना पढ़ाया था। भारत के जो 5 गो बड़का जनगणना वाला है, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, 3 गो बड़का और 3 गो छोटका। सिक्किम का 10 लाख जनगणना नहीं, इंडिया में एक सिक्किम ही है जिसका 10 लाख जनगणना नहीं है, बाद बाकी सभी स्टेट के 10 लाख के पार जनगणना था। इनके अलावा एक क्वेश्चन पूछ रखा है यहाँ पे कि माता पिता अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज रहा है, यह किस आर्टिकल का उल्लंघन है? तो आर्टिकल 51 के का देखिए, दोनों बात सटीक टू द पॉइंट बैठा है। पहली बात मैंने बताया कि भाई देश के लिए, हमारे लिए देश में राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत, झंडा ये सब सर्वोपरि है, तो इसे याद करने की जरूरत नहीं है। तो ये भी पूछ दिया आराम से बिना याद किए हुए। 11वां बताया हूँ कि इसे भी याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि शिक्षा से संबंधित मौलिक कर्तव्य जो है बाद में ऐड हुआ है 2002 के अंदर 86वां अमेंडमेंट के द्वारा। ठीक है, तो लास्ट वाला हो जाएगा। तो आप 11 है तो 11 पोजीशन किसका है अल्फ़ाबेट में? के का, तो 51 का 1 के में हो जाएंगे। प्रथम हॉकी खिलाड़ी जिन्होंने अर्जुन पुरस्कार प्राप्त किया। अब हॉकी की खिलाड़ी होनी चाहिए और महिला होनी चाहिए और अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित होनी चाहिए। गुनगुन पूजा कर लो। प्रथम हॉकी खिलाड़ी महिला जिन्होंने अर्जुन, तो ये आपका एन लम्सडेन हो जाएगा। ठीक है, एन लम्सडेन, ये तो लूसेंट में ऊपर में दिया गया है। इनके अलावा बैडमिंटन में प्रथम अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाली महिला मीना साहब। ये ध्यान रखिएगा जिनके आने वाले शिफ्ट में एग्जाम है। ठीक है, सभी खिलाड़ी में जो महिला है इनको थोड़ा सा टॉप पे रखेंगे। टेबल टेनिस में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला उषा सुंदर। तैराकी में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला रीमा। शूटिंग में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला राजेश्वरी, है ना। तो ये जो 4 गो महिला और हैं, इन्हें जरूर ध्यान रखेंगे। सबसे ज़्यादा जो महिलाओं को अर्जुन पुरस्कार मिला है हॉकी में मिला है। ठीक है, इनके अलावा मतलब उस समय तक, अब तो और भी मिले हैं, जैसे अभी भी आप देखेंगे। इसके अलावा जो है मेजर ध्यानचंद पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कर्नो मल्लेश्वरी वेट लिफ्टिंग में, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा जो आपका मेजर ध्यानचंद है ना, इनको 1995 में दिया गया था, और 2000 में मैडम ने सिडनी ओलंपिक के अंदर वेट लिफ्टिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीती थी। तो प्रथम व्यक्तिगत पदक जीतने वाली महिला भी कर्नो मल्लेश्वरी ही है। इनके अलावा राष्ट्रमंडल खेल में गोल्ड दिलाने वाली प्रथम भारतीय महिला रूपा उन्नीकृष्णन है। ओलंपिक खेल में 2 पदक जीतने वाली महिला पीवी सिंधु हैं, इन्हें ध्यान रखेंगे, लगातार जीती। घुड़सवारी में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय महिला दिव्या कीर्ति सिंह हैं। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत 1961 में हुआ था, जबकि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड की शुरुआत 1991 में होती थी। इसकी ओरिजिन जो है 1991 में ही है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार इनका नाम हुआ करता था, लेकिन 2021 में इनका नाम बदल के हॉकी के महान प्लेयर मेजर ध्यानचंद के अवार्ड पर रखा गया। मेजर ध्यानचंद के नाम पे ही 29 अगस्त को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाते हैं, और विश्व खेल दिवस हम 6 अप्रैल को मनाते हैं। तो ये कुछ एक बातें हैं। इनके अलावा भारत सरकार अधिनियम 1955 के तहत किस अनुच्छेद में जो है आपका अमेंड किया गया था, सुधार किया गया था? तो 31 है। 31 किससे संबंधित है? संपत्ति वाला है भाई। इसके अलावा 86वां संविधान संशोधन 2002, 69वां संविधान संशोधन 1991, दिल्ली का राजधानी का दर्जा मिला था। शिक्षा संबंधित मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, और आर्टिकल 21 के में शिक्षा संबंधित मौलिक अधिकार का भी जो है एडिशन हुआ था। 61वां संविधान संशोधन मतदान की उम्र में कम किया गया था। 42वां संविधान संशोधन, इसे तो लघु संविधान कहते हैं, मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। संसद के कार्यकाल को बढ़ाया गया था, इत्यादि इत्यादि। इसके अलावा 73वां और 74वां, है ना, 73वां ग्राम पंचायत से, 74वां नगर निगम से, ये दोनों के दोनों जो हैं, यहाँ पे गलत लिखा गया भाई, रुकिए। एक्चुअली क्या हुआ कि मैं 74वां को 44वां लिखना चाहता हूँ। सही बात है जी, सही बात है, इसको 44 कर लीजिएगा सर जी, माफ़ कीजिएगा, गलती हो गई, है ना।
इसको जो है 44 कर लीजिएगा। 44वां संविधान संशोधन जो है ये आपका 1978 में हुआ था, संपत्ति के अधिकार को हटाने से संबंधित है। 73वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था, ग्राम पंचायत से संबंधित है, लेकिन 93 में लागू हुआ था, ध्यान रखिएगा। 74वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ, 1992 में ये भी हुआ था, ये नगर निगम या नगर पालिका से संबंधित है। आपसे दक्षिण भारत के जो शास्त्रीय संगीत है ना, वो पूछा है कि दक्षिण भारत में क्या कहते हैं, तो कर्नाटक संगीत कहते हैं भाई, है ना। दक्षिण भारत की जो भी एरिया है वहाँ पे कर्नाटक संगीत, बाद बाकी ओवरऑल इंडिया में इसे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत कहते हैं। तो यहाँ पे आपका ये आंसर होगा, यही क्वेश्चन पूछा गया था। फिलहाल मैं यहाँ पे दक्षिण भारत का कुछ रख लिया हूँ नृत्य जो आपको देखने को मिलेगा। कर्नाटक में भूतकोला, यक्षगान, होटरी, सुग्गी, कुनीथा, करगा, लांबी। तेलंगाना में पेरेनी, सीधा, शिवतांड्रम, किसावादी, ओडिशा में भी होता है, बोनालू, बथुकम्मा, गुसाडी, लंबाडी आंध्र प्रदेश में। तमिलनाडु में करगम, कोलाट्टम, कुम्मी, कराट्टम, पप्पुअट्टम, थेरुकुत्थु, ये सब आपके कहाँ पे, तमिलनाडु के अंदर। तो यहाँ पे अगला प्रश्न पूछा गया है कि गुजरात में कौन सा जो है स्थानीय, गुजरात के कौन से स्थानीय वाद्य यंत्र है जिसमें स्ट्रिंग होती है, तो रावण हत्था। रावण हत्था अभी 2-3 दिन पहले ही पढ़ाए हम, रावण हत्था, चिलगोजा, एक चिलगोजा है ना, एक चिलगोजा भी होता है भाई, है ना, बांसुरी के डबल टैप से। इनके अलावा मैंने एक घाटम बताया है, उनके कलाकार का नाम सीधे पूछता है, घाटम, है ना। तो ये सब कुछ ध्यान रखना, है ना। इनके अलावा हवा के सहारे जो भी बजाया जाता है वाद्य यंत्र उसे सुशीर कहते हैं, जैसे बांसुरी हो गया, हारमोनियम हो गया, बीन हो गया, इसके अलावा मौत हार्गन हो गया, जो भी है। आपस में ठोक कर ध्वनि उत्पन्न करने वाले, ये आपका घन वाद्य यंत्र हो गया। तत्व वाद्य यंत्र तार के द्वारा बजाए जाते हैं। अनद्ध वाद्य यंत्र चमड़ा मढ़ा हुआ होता है। निम्नलिखित में से हरित क्रांति का बुरा परिणाम पूछा था। अब देखिए ऑप्शन तो नहीं है। हरित क्रांति के बुरा परिणाम में क्या हो सकते हैं कि भाई मिट्टी की जो है उर्वरता धीरे धीरे कम हो जाएगी, क्योंकि खाद बहुत ज़्यादा डाला जा रहा है और सिंचाई ज़्यादा किए जा रहे हैं, ठीक है। ज़्यादा पानी डालने से भी लीचिंग प्रोसेस हो जाते हैं, जैसे कि आपको पता होगा, है ना, जिससे लेटेराइट मिट्टी बन जाते हैं, जो मिट्टी कम उपजाऊ होते हैं। तो एक ये भी कारण हो सकती है कि भाई उर्वरक का ज़्यादा इस्तेमाल से, है ना, जो स्वास्थ्य पे है वो भी इफेक्ट पड़ता है कीटनाशक वगैरह से। तो हरित क्रांति के ये कुछ रिपरकशन या दुष्परिणाम है। हरित क्रांति के फ़ायदे भी हैं अपने। हरित क्रांति की शुरुआत नॉर्मन बोरलॉग ने किया था। भारत में MS स्वामीनाथन ने किए थे और सबसे पहले 1967 पंजाब में आए थे। दूसरी चरण 1975 से 1980 के दरमियान रहा था हरित क्रांति का। हरित क्रांति सबसे अधिक गेहूं पर असर डाला था, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। एक प्रश्न आपसे पूछा गया है कि जाति, धर्म, लिंग, कलर इत्यादि के आधार पर भेदभाव करना निषेध है किस अनुच्छेद में? 15। आज ही बताया था, आयुष्मान खुराना का ये पिक्चर भी है, आर्टिकल 15। आर्टिकल 14 समता का अधिकार है। आर्टिकल 15 जाति, धर्म, लिंग का अधिकार पे भेदभाव निषेध है। 16 लोक नियोजन के मामले में अवसरों की समानता है नौकरियों पकड़ियों में। इसके अलावा 17 में छुआछूत का अंत, 18 में उपाधियों का अंत, 19 में प्रेस की स्वतंत्रता, जो कई बार मैंने आपको दिखा चुका है कि 19 में अलग अलग चीज़ का जो है जिसके आपका दिया गया है उपबंध, और 6 अलग चीज़ है जो अभी एक्टिव है ना। पहला में आप बोलने चालने के अधिकार है। दूसरा में हथियार रहित जो है बैठक करने का। तीसरा में सहकारी समिति बनाने का। चौथा में कहीं भी घूमिए। पाँचवा में कहीं भी निवास कीजिए। और छठा में कोई भी व्यापार कीजिए। तो ये 19 ग्रुप ऑफ आर्टिकल ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये थे थर्ड शिफ्ट में आए हुए क्वेश्चन के एनालिसिस। हम मिलेंगे कल एक जो है कंबाइंड शिफ्ट वाली वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। ये PDF आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों में मिलता है। व्हाट्सएप ग्रुप बच्चे समझ ले, पहले जो ई बुक है ना ये वन टाइम है, इसका कोई ग्रुप नहीं है। एक ही बार आप पे करो, एक ही बार आपको टॉपिक वाइज दे दी जाएगी, आपको ई बुक दे दी जाएगी, है ना। इसके अलावा एनालिसिस जितने भी हुए अब तक वो पूरे के पूरे आपको दे दिए जाएंगे। तो ये वन टाइम है, इसका कोई ग्रुप नहीं है। ग्रुप हम जब भी बोलते हैं ना तो रेलवे की एक ग्रुप है जिसमें 30 क्लास होनी है, अभी 10 क्लास हुए हैं तो 20 बाकी है, तो 20 तो देना पड़ेगा ना, तो उसके लिए ग्रुप है। एक SSC न्यू जो मैंने कहा था भाई अपडेट रखने के लिए चलाया हूँ, बाद बाकी ई बुक अपने आप में सफिशिएंट है। तो सिर्फ इसका काम अपडेट रखना है, ताकि मान लीजिए कोई एग्जाम 7 महीने के बाद होगा, ठीक है, तो तब तक जो है अपडेट तो रखना पड़ेगा ना भाई। तो इस के माध्यम से अपडेट रहेंगे। तो ये जो है एक चलाया गया था, तो ये भी एक ग्रुप है। बाद बाकी ई बुक का कोई ग्रुप नहीं है। और ई बुक मैं बता दूं आपको जून 2024 तक अपडेट है। अब क्या चाहिए भाई, 1.5 साल की वैलिडिटी, 1 साल में जो भी एग्जाम होगा सब कवर करेगा। और जो बच्चे बोल रहे हैं कि DSSB के लिए अलग से हमें जो है आपका ई बुक बना दीजिए, मैं आपको DSSB, SSC, EPFO, है ना, EPFO, है ना, एक और कौन एग्जाम होता है, एक कौन SSA का कोई एग्जाम होता है ना, है ना,
इन सब पे जो है भारी है भारी, लेकिन एसएससी में सबसे ज़्यादा भारी है। एसएससी में तो 80% मोर देन हमेशा की हमेशा लकीर है, ये लकीर है ब्रह्मा का। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, है ना। और क्वेश्चन ही लास्ट हो गए तो हम कहाँ आगे चलेंगे, है ना। अब इतने ज़्यादा समझाने के बाद भी आप नहीं समझते हो। कोई कोई बच्चा बोलेगा फ्रॉड तो नहीं होगा। अरे भाई मैं तुम्हारा 49 रुपया 99 रुपया लेके हम कहाँ चले जाएंगे, लंदन, है ना। नहीं जाएंगे भाई, थोड़ा देर के लिए विश्वास करना ही होगा। जय हिंद दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में।